नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग की क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी में भी क्लास नंबर 16 नंबर की क्लास है। इसके पहले 15 क्लासेस पॉलिटी में हो चुकी है। हम लोग पॉलिटी काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल्ड में सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सब्जेक्ट की चेक कर सकते हो। ठीक, अब देखिए, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया है, इंडियन ज्योग्राफी ठीक ठाक पढ़ लिया है, हिस्ट्री भी बहुत बढ़िया पढ़ लिया है, पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ लिया है, यूपी जीके भी बढ़िया पढ़ लिया है। हम लोग का जो मेजर पोर्शन बचता है वो है साइंस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको टेंशन मत लेना, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए इसमें, और इसमें मैं मैराथन क्लास लेके लगभग 4 से 5 क्लासेस में मैं आपको साइंस निपटा दूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा दूंगा वही छप जाएगा, ये कोई नहीं कहेगा। ठीक है, बशर्ते इतना होगा कि आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको जैसे साइंस में सारी चीज़ें, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेकर उस पूरे चैप्टर को निपटाऊंगा। ठीक है, और जैसे फिजिक्स की सिर्फ 1 या 2 क्लासेस हो जाएंगी, 1 ही 2 क्लास में पूरा निपटा देंगे। थोड़ा लंबी लंबी क्लास होगी, पूरा निपटा देंगे। इसी प्रकार से साइंस खत्म हो जाएगी और इसी प्रकार से एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा करंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, करंट पे ध्यान दीजिए, करंट से ही एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन बन जाते हैं और साइंस के लेवल भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब बाकी तो मैं निपटा ही रहा हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की क्लास 16 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना है, सुप्रीम कोर्ट के पहले कैसे न्याय होता था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कैसे न्याय होता था, तो वो सभी कुछ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ लिया है। इसके पहली वाली क्लास है 15 नंबर की, उसको पढ़ लेना है। ठीक, आज हम लोग देख लेंगे हाई कोर्ट के बारे में, क्या हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या जो डिटेल है हमसे पूछा जाता है, अक्सर गलत हो जाती चीजें। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा है कि अंडमान निकोबार में द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। इसका मतलब है कि अगर अंडमान निकोबार में कोई केस है तो वो केस हम कहाँ लड़ेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार हाई कोर्ट तो है नहीं, तो उसको लड़ा जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट में। कहाँ पे, कोलकाता हाई कोर्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट, पहली चीज। ठीक है, अब थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में हम लोग चीजें देख लेते हैं, बेसिक से समझिएगा, एक एक चीजों को लेते हुए चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि भारत के, समझिएगा मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रहा हूं, भारत के प्रत्येक राज्य व यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यूटी प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट होगा। आप समझिएगा, इस भाषा को समझिए केवल। क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य और यूटी में हाई कोर्ट होगा। क्या ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा तो नहीं है वर्तमान में। इसलिए आर्टिकल 230, तो भाई साहब आर्टिकल 214 के बाद 230 क्यों आ गया, 215 आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि आर्टिकल 230 में यह बोला गया है कि संसद कानून बनाकर, कौन बनाएगा कानून, संसद कानून बनाकर एक राज्य के हाई कोर्ट का विस्तार, राज्य के हाई कोर्ट का विस्तार यूटी में कर सकती है, यूटी में किया जा सकता है या कर सकता है, ऐसे लिख लो, कर सकती है। कौन, संसद कर सकती है। मतलब मान लो कोई राज्य है और उसके बगल में यूटी है,
तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसको और बढ़ा देंगे तो यूटी भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, ये कौन करेगा? संसद करेगी। पावर किसके पास है? संसद के पास है। ये आर्टिकल 230 में बोला गया है। तो अब यूटी का तो मामला खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य में हम यूटी को सम्मिलित कर सकते हैं। तो क्या सभी राज्य में हाई कोर्ट है? नहीं, सभी राज्य में तो नहीं है। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया आर्टिकल 231। फिर बोला गया आर्टिकल 231। इसमें क्या बोला गया कि संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। एक संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। मतलब कहने का है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, मतलब कहने का है कि देखो, एक तो यूटी था और एक राज्य था। तो राज्य में अगर कोई हाई कोर्ट है और यूटी में नहीं है तो हम इसी को बढ़ा देंगे, यूटी भी सम्मिलित कर लेंगे। तो यूटी वाला मामला तो खत्म हो गया क्योंकि वो राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई राज्य है, दूसरा कोई राज्य है, तो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो आर्टिकल 230 के तहत, ये वाली कंडीशन है वो आर्टिकल 231 के तहत। ठीक है, राज्य का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में भी कर सकते हैं और राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में भी, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है। और यह प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। मैंने आपको बताया था जब राज्यपाल, मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, संयुक्त राज्यपाल। 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया था। वही प्रावधान जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसमें हाईकोर्ट भी कहा गया कि हाईकोर्ट भी भैया 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। ये दोनों चीजें 7वें संविधान संशोधन 1956 में कह दी गई। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। तो क्या वर्तमान में संयुक्त हाईकोर्ट है? अगर हैं तो कौन कौन से राज्य उसमें सम्मिलित हैं, ये बताइए। थोड़ी सी यहां पे चीजें देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, समझिएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि वर्तमान में भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? तो 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल 28 + 8, लेकिन है वर्तमान में 25। इसका मतलब बहुत सारी संयुक्त है। अब कौन कौन से संयुक्त है देखो। पहले इन 25 का हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 25 में से जो 21 हाईकोर्ट है ये पहले बन गए थे। ठीक है, 3 हाईकोर्ट 2013 में बने हैं। 3 हाईकोर्ट 2013 में बने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मणिपुर का है, इसी में मणिपुर का अलग से हाईकोर्ट है, त्रिपुरा का भी अलग से हाईकोर्ट है और मेघालय का भी अलग से हाईकोर्ट है। इसका मेघालय का। ठीक है, तो 21 3 24 और बचा एक। तो एक जो बना है ये 2019 में बना है, आंध्रा हाईकोर्ट या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। बड़ी बात समझ में आ गई। 21 पहले बना था, छोड़ दो। 3 2003 में बने थे। 3 हाईकोर्ट की स्थापना 2003 में हुई थी। कहाँ? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। और 2019 में बना एक और, जिसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश आंध्रा हाईकोर्ट। सबसे नवीन हाईकोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, अमरावती हाईकोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक, अब अगर वर्तमान में अगर संयुक्त हाईकोर्ट की बात करें, संयुक्त हाईकोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम। ठीक है ना, सभी की बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि पूर्वोत्तर की, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर का पूछा जाता है, तो 7 सिस्टर्स में आपको पता है 7 राज्य आते हैं। तो अब 7 में से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तो निकल गए, अलग अलग हैं। बचे क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम, और बस यही बचे। तो अगर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम हाई कोर्ट में कोई केस होगा तो कौन सा हाई कोर्ट है? तो भाई साहब ये जो हाई कोर्ट है ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्या नाम है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो पूछता है कि पूर्वोत्तर का हाई कोर्ट, पूर्वोत्तर का संयुक्त हाई कोर्ट का नाम क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और
पूर्वोत्तर के ऐसे कितने राज्य हैं जिसपे पर्सनल खुद का हाई कोर्ट है? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 3 ही है ऐसे राज्य जिनका पर्सनल हाई कोर्ट मौजूद है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पता है कि हम चले जाएंगे, जैसे ये वाला दिया गया था अरुणाचल, अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार में आपको पता है हम चले जाएंगे कलकत्ता। लेकिन एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में अगर कोई केस होगा तो कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप में अगर कोई केस होगा तो कहाँ जाएंगे हम? एर्नाकुलम हाई कोर्ट, या केरल हाई कोर्ट कहा जाता है इसको, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, कहाँ? केरल। ठीक है, तो ध्यान रखना लोकेशन, वैसे भी यहाँ से हम कोलकाता जा सकते हैं, यहाँ से हम केरल जा सकते हैं। ठीक है ना, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर बात कर लें एक और, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है, तो इन दोनों के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। दिल्ली का भी खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली का भी खुद का हाई कोर्ट है। तो ऐसे कितने यूटी हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है? तो यूटी की बात करेगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन दोनों के पास खुद के हाई कोर्ट है। क्लियर है? तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, मोटी मोटी चीजें। ठीक, तो अब आगे चलें। तो आगे हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने 214 देख लिया। अब 214 में कुछ कंडीशंस थी, इस वजह से 230 और 231 भी देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और मोटी मोटी बात करेंगे। तो आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 में है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। तो अभिलेख न्यायालय कौन कौन हो सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों हो सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो नंबर 15 में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय होगा, और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय होगा। ठीक है, आप समझिए, मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो अभिलेख न्यायालय के पावर उसके पास है, वही हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही वीडियो नंबर 15 देखोगे आपका 70% वहां कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आप यहां देखोगे आपका 30% और कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा 100% आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट समाप्त। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, बार बार एक ही बात को बताने से भी फायदा नहीं है। ठीक है ना, अभिलेख न्यायालय सेम वही है कि अपना जो भी निर्णय होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा, और जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उसकी पालना करेंगे, बस सिंपल सी चीज है। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 क्या कह रहा है? आर्टिकल 216 कह रहा है कि अगर हमें मान लो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में, हमें मान लो 26वां बनाना है नया, तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना है कि ऐसे लिख दें, पूरा लिख देते हैं कि भारत में हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब अगर हमें हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, मान लीजिए नया हाई कोर्ट बनाना है, तो हम 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर नोट करके मैं लिखूंगा, यह है राज्यों के लिए, राज्य लिख देना, भारत में राज्य हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है 216 के तहत। लेकिन मान लीजिए अगर हमें केंद्र शासित प्रदेश में, कोई केंद्र शासित प्रदेश है, मान लो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अगर हमें अलग से हाईकोर्ट बनाना है, या मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हमें लद्दाख में अलग से हाईकोर्ट बनाना है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो हाईकोर्ट बनेगा वो आर्टिकल 241 के तहत बनेगा, 241। ठीक है, नोट करके इसको इंपॉर्टेंट बना के लिखना है कि अगर हमें राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना करनी है तो हम 216 के तहत कर सकते हैं नया हाईकोर्ट, कोई समस्या नहीं है। अभी 25 या 26 हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना करनी है तो हम आर्टिकल 241 के तहत करेंगे। जैसे वर्तमान में दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट है अपना, तो उसकी जो स्थापना हुई है आर्टिकल 241 के तहत हुई है। ठीक है, और जैसे आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना हुई है 2019 में, वो आर्टिकल 216 के तहत हुई है। क्लियर? चलिए आगे चले। अब इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 में 3 चीजें हैं, और मैंने आपको वीडियो नंबर 15 में बहुत अच्छे से बता दिया है, डिटेल्ड में ही। क्या बताया था? मैंने बताया था एक तो योग्यता, अभी फिर से बात कर लेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए। इसी में बात आती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है,
और इसी में एक बात आती है कि अगर हम नियुक्त कर दे रहे हैं तो इसको पद से हटाएंगे कैसे। तो पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, इन तीनों का उल्लेख, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का योग्यता क्या होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त कैसे करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाएंगे कैसे, ये तीनों बातें आर्टिकल 217 में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप एक एक करके इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, देखते हैं पहले, अलग से देख लेंगे ना। तो पहले हम लोग बात कर लें योग्यता। अब आर्टिकल आपको पता है, ठीक है ना, आर्टिकल में बार बार नहीं लिख रहा हूं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में लिखा हुआ है पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो, जो कि सब में लिखा होता है। अब भारत का नागरिक हो तो कैसा नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत में रहता हो, जन्म से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल नागरिक होना चाहिए। दूसरे में ये लिखा हुआ है कि कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पे हो, न्यायिक सेवा, कोई भी न्यायिक सेवा का अधिकारी हो, न्यायिक सेवा का अधिकारी रहा हो कम से कम 10 वर्षों तक, या और इसी में बोला गया है कि 10 वर्षों तक हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय में अधिवक्ता न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पे रहा हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों 10 वर्ष हैं, 10 वर्ष क्या तक न्यायिक सेवा पे रहा हो या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो या किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, चाहे वो आदेश न्यायालय भी हो सकता है, हाईकोर्ट न्यायालय भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, सिंपल योग्यता है इसकी। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया योग्यता। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, नियुक्त कैसे करेंगे, तो नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पे, नियुक्ति प्रक्रिया समझिएगा। केंद्र में क्या था, 1993 में आया था कॉलेजियम, जिसके तहत नियुक्ति की जा रही है वर्तमान में। पहले मंत्रिपरिषद ही सिफारिश करता था और राष्ट्रपति नियुक्त कर देता था, लेकिन वर्तमान में कॉलेजियम है केंद्र में। उसी प्रकार से राज्य में भी कॉलेजियम है, राज्य में भी कॉलेजियम है। अंतर क्या है, अंतर यह है केंद्र के कॉलेजियम में 5 सदस्य थे और राज्य के कॉलेजियम में 3 सदस्य हैं। ये 3 सदस्य एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये रिपोर्ट केंद्र के कॉलेजियम को देते हैं, केंद्र कॉलेजियम। मान लीजिए किसी को भी अगर हमें हाईकोर्ट नियुक्त करना है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, तो जो राज्य का कॉलेजियम है वो केंद्र कॉलेजियम को रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय जो राज्य का कॉलेजियम है वो 5 सदस्यीय केंद्र के कॉलेजियम को रिपोर्ट भेजेगा, या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को रिपोर्ट भेजेगा, ऐसे बोल दें, है ना, ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को रिपोर्ट भेजेगा, या राज्य ना कह के हम हाई कोर्ट लिख दें। हाई कोर्ट का कॉलेजियम जो 3 सदस्यीय है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को रिपोर्ट भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करेगा, राज्यपाल के साथ परामर्स करेगा, राज्यपाल के साथ क्या करेगा, परामर्श करेगा, और सब कुछ सही रहा तो फिर राष्ट्रपति, मतलब फिर ये कॉलेजियम कहेगा हाँ ये ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा है, इनको नियुक्त कर दीजिए। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको नियुक्त कर देगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्त कर देगा, नियुक्त करेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो पूरा जो प्रोसेस है वो राज्य हाई कोर्ट का कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और राज्यपाल है। राष्ट्रपति केवल और केवल नियुक्त करने के लिए आता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है, समझिएगा। जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है वो केंद्र के कॉलेजियम को बोलेगा भैया इसको नियुक्त करना है, केंद्र का कॉलेजियम उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा, सब कुछ ठीक रहा तो राष्ट्रपति वहां पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा। यह है नियुक्ति प्रक्रिया, ठीक है ना, सिंपल है। तो हम लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया देख ली। अब पद से हटाएंगे कैसे, तो पद से हटाएंगे कैसे मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, एक ही पॉइंट लिख रहा हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है,
जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब कैसे हटाया जाएगा, मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है वीडियो नंबर 15 में, तो उसको जरूर देख लेना है, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव कहीं भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा में आएगा 50 सदस्य, लोकसभा में आएगा 100 सदस्य। जिस सदन में आएगा उसका अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, जांच करेगी। 14 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिसको हटा रहे हो उसको सूचना देना आवश्यक है। फिर वो रिपोर्ट अगर सही निकली तो संयुक्त मतलब दोनों सदन की जो बैठक है दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और फिर न्यायाधीश हट जाएगा। ये प्रोसेस मैंने बताया था, अच्छे से देख लेना है। सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। अगर हमें किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को हटाना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, तो राज्यसभा और लोकसभा में ही प्रस्ताव आएगा। ऐसा मत कर देना कि भैया हाई कोर्ट को हटा रहे हैं तो विधानमंडल में प्रस्ताव आएगा, नहीं, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद का यहाँ कोई रोल नहीं है, केवल राज्यसभा लोकसभा। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। 217 हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वही वही करवा रहा हूँ, ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के। अब हमने देखो हमने क्या क्या कर दिया, हमने देखो योग्यता बता दी, हमने नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त करेंगे तो कैसे, नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा। याद रखना है कि राज्यपाल शपथ दिलाएगा, राज्यपाल शपथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। थोड़ा सा अंतर है केवल, राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। आर्टिकल 219 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट 220, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 220, ठीक है। 220 में क्या है, 220 में क्या है कि अगर कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का मान लीजिए कोई न्यायाधीश है और रिटायर हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, रिटायर हो गया है, तो क्या करेगा, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, पहली कंडीशन, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन, पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का कंडीशन बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश रिटायर हो गया है तो वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता नहीं हो सकता, कुल मिला के वो घर में बैठ जाए। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर हो गए हैं तो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, और उस न्यायालय में अधिवक्ता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते जिसपे न्यायाधीश रह चुके हों, न्यायाधीश रह चुके हो। मेरी बात समझे, मैं केवल अपनी लैंग्वेज में करवा रहा हूं, ये सब बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उसने इलाहाबाद में न्यायाधीश के पद पे कार्य किया है, फिर रिटायर हो गया है। जब रिटायर हो गया है तो इलाहाबाद में वो क्या करेगा, अधिवक्ता नहीं बन सकता। इलाहाबाद के अलावा जितने भी हाई कोर्ट है 24, यहां पे वो कुछ भी कर सकता है, अधिवक्ता बन सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब वो इलाहाबाद में अधिवक्ता नहीं रह सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश पद सेवानिवृत्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अगर सेवानिवृत्त हो चुका है तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, वो कोई चांस नहीं उसका। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है कि केवल वहीं पे कुछ नहीं कर सकता जहां पे उसने काम किया हो, बाकी हर जगह कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, लॉजिकल वाले, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चले। 220, आर्टिकल 221
हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते का उल्लेख 221 में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता एक आर्टिकल 125 में है, मैंने बताया था आर्टिकल 125 में, वैसे यहां पे क्या है, आर्टिकल 221 में है। तो क्या होगा वेतन, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनका वेतन क्या होगा, एक अन्य न्यायाधीश होंगे, इनका वेतन क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा वो होगा 2,50,000 प्रति माह, और अन्य का होगा 2,25,000 प्रति माह। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है और पेंशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन ये सभी केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, वैसे ही जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनको वेतन भत्ता तो राज्य की संचित निधि से मिलता है। जिस राज्य का हाई कोर्ट है, राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। पेंशन केंद्र की संचित निधि, तो यहां से लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर मैं बात कर लेता हूं 222 की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफर राष्ट्रपति। समझिएगा, हाई कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश है उसका ट्रांसफर आर्टिकल 222 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बात करेंगे हम लोग लास्ट पेज की, आर्टिकल 223। क्या बात करेंगे, हाई कोर्ट, ऐसे लिख दें, हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन था, मतलब किस आर्टिकल के तहत था, तो आर्टिकल 126, जहां तक मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 126। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 223। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो जो हाई कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, पद त्याग दिया है, कुछ भी है, तो राष्ट्रपति, समझिएगा क्या, राष्ट्रपति हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। पहली बात समझे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति करेंगे और हाई कोर्ट में भी राष्ट्रपति करेंगे, दोनों में सेम है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में से ही कोई भी अगर वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको बना देगा। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में अगर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति उसको बना देगा। ठीक है, दोनों में सेम है, कोई समस्या नहीं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं डायरेक्टली कि ये बताओ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा, त्याग पत्र किसको देगा, और मैक्सिमम आयु कितनी होगी। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को, राज्यपाल को मत दिला देना। त्याग पत्र अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, दोनों अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आयु, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आयु 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो आयु 62 वर्ष है। ठीक है, 62 वर्ष याद रखना है। ठीक, चल उसके बाद एक लाइन और लिख दूं मैं कि हाई कोर्ट के पास रिट अधिकार अधिक है। मतलब क्या है, तो मैं ओरली बोल रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है
ये रिट कब जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पे। समझिएगा, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट भैया 226 के तहत रिट जारी करेगा। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो संवैधानिक, असंवैधानिक, विधिक हर तरीके से रिट जारी कर सकता है। इस वजह से रिट अधिकारिता, रिट पावर हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट के पास परामर्शदात्री शक्ति नहीं है। परामर्शदात्री शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 143 में सब कुछ बता चुका हूं, केवल मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो परामर्शदात्री शक्ति नहीं है। उसके बाद लिख दें कि जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे PIL जनहित याचिका, जनहित याचिका एक होती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटरेशन, जनहित याचिका। ये पावर किसके पास है? जनहित याचिका वाली, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। ठीक है, दोनों के पास है। अभिलेख न्यायालय दोनों के पास है, न्यायिक पुनरावलोकन दोनों के पास है, PIL इसी को जनहित याचिका बोला जाता है, ये भी दोनों के पास है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जनहित याचिका USA से लिया गया है। ठीक, चलिए, परामर्शदात्री शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। रिट पावर में हाई कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कम है। क्लियर है? तो यहां तक मुझे लगता है पूरा ही हाई कोर्ट खत्म हो गया है, मुख्ता। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से समाप्त हो गई चीजें। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने लगभग शॉर्ट फॉर्म में सभी चीजें बता दी हैं जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, शॉर्ट में पूरा ही बता दिया है। चलो आगे देखें क्वेश्चंस। 2021 में आया है, लेटेस्ट है। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध है? अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में हम कौन कौन से राज्य जा सकते हैं? तो मैंने बताया था कि 2013 में 3 सुप्रीम कोर्ट की 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक है मणिपुर, एक है त्रिपुरा और एक है मेघालय। तो इनके पास तो पर्सनल हो गए क्योंकि 2013 में बन चुके थे। तो त्रिपुरा हटा दो, मणिपुर हटा दो, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इज द राइट। बताइए कितना सिंपल है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है, देख लेते हैं क्या सही नहीं है। तो पहला है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। द्वितीय अपील, चलिए देखते हैं अभी क्या है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल केवल और केवल शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं करता, केवल शपथ दिलाता है। तीसरा गलत है। उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है, बिल्कुल सही, स्वीकार कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के पास अपीली क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही। अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये ऐसे पिरामिड टाइप का है। सबसे नीचे आपका अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बीच में हाई कोर्ट है और सबसे टॉप पर बैठा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो तीसरा वाला गलत है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के हाई कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 143 के तहत सारी चीजें मैंने वीडियो नंबर 15 में बता दी है। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर देते हैं विचार। क्या कह रहे हैं कथन? तो पहले कथनों को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। मतलब
कानून से संबंधित या विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। परामर्शदात्री शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। ये बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। और जैसे ही पहला सही हुआ तो तुरंत सी काटो, अब बी काटो, तुरंत एलिमिनेट करो, ठीक है। अब या तो 3 सही होगा या केवल 1 सही होगा। तो 2, 4 बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। ये केवल सॉल्व करने का एक तरीका है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तीसरा पढ़ लो, सही है कि नहीं। प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा क्षेत्राधिकार है। प्रलेख मतलब होता है रिट, प्रलेख मतलब होता है रिट। और रिट जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया है कि रिट अधिकारिता में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। तो तीसरा भी सही है। तीसरा जैसे ही सही हुआ, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है और मिलान करना है, आर्टिकल दिए हुए हैं 214, 215, 216, 217। तो जो आ रहा है पहले वो करो। 215 मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा है। 129, 215 ऐसे मिलान करते हुए। 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। 215 क्या है? हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब है बी का 1। बी का 1 केवल और केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन इज द राइट। 216 में क्या है? सी, उच्च न्यायालय का गठन। मैंने बताया था अगर राज्य में हाई कोर्ट का गठन करना है तो आर्टिकल 216, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन करना है तो आर्टिकल 241। ठीक। 217 में मैंने 3 चीजें बताई थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, नियुक्ति करनी है, या योग्यता पहचाननी है, या उसको पद से हटाना है। तो 217 के तहत तो क्या दिया हुआ है? नियुक्ति दी हुई है, नियुक्ति कर दो। 214 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा, ये तो शुरुआती है। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है? समझिएगा, यहां पे कह रहा है कि लास्ट अंतिम रूप से कौन निश्चित करेगा यदि कोई हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी एज के बारे में कोई अगर प्रश्न उठाता है। एज, जैसे एज कितनी होनी चाहिए? हाई कोर्ट में 62 वर्ष होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होनी चाहिए। तो एज के बारे में कौन फाइनली रूप से निश्चित करेगा, निश्चय लेगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल केवल शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति करेगा। क्यों? क्योंकि नियुक्ति तो वही उसने की है ना, तो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए बी सी गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट, आरओ में 2016 मेंस में आया था, जो कि 2020 में हुआ, लेटेस्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? बताइए। अगर मुझे राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना करनी है तो आर्टिकल 216 के तहत, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट का प्रावधान है वो आर्टिकल 241 के तहत। अभी बताया मैंने, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिला न्यायाधीश की बात करें तो आर्टिकल 233 में जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय क्या कह देते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो उनकी नियुक्ति केवल राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्य का राज्यपाल डायरेक्टली कैसे नियुक्त कर सकता है भाई? न्यायाधीश है तो न्यायाधीश अगर लोअर कोर्ट है तो जो हायर कोर्ट है उसकी परमिशन लेंगे। आप समझे? तो उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन हाई कोर्ट, उस राज्य के जो भी हाई कोर्ट है उससे परामर्श लेकर, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर राज्यपाल नियुक्त करता है। ये दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। पीसीएसजे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, चाहे सत्र न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो, दोनों ही हाई कोर्ट के अंडर में है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। पिरामिड मैंने बताया था इस प्रकार से होता है कि पहले अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट।
तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन रहते हैं ये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। तो लेटेस्ट आया भी है 21 में, ठीक है। हाई कोर्ट किसके अंडर में होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है भाई, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो केवल कानून के अंडर में है, संविधान के अंडर में है, ठीक है। तो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय हाई कोर्ट के अंडर में है, ठीक है। और इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय, बताइए। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश से, जो भी न्यायाधीश है उससे परामर्श लेकर, तो ऐसा तो स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट, है ना। अगर ऑप्शन में होता राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श लेकर तो वो टिक करते, नहीं दिया हुआ है, राज्यपाल कर दो, क्या दिक्कत है। क्लियर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इन दोनों की करते हैं राष्ट्रपति, और अधीनस्थ की सत्र न्यायालय के करते हैं राज्यपाल। क्लियर हो गया, आगे चले। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। हम लोगों ने आज पॉलिटी देखा, पॉलिटी में भी हम लोगों ने खासकर हाई कोर्ट देखा। सुप्रीम कोर्ट में पहले बता चुका हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कर लेना, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।